नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा है और सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के पुणे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी दगडूशेठ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और एसपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम का सम्मान भी होगा और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महाराष्ट्र दौरा और सुबह 11 बजे वो पुणे पहुंचेंगे और पीएम मोदी दगडूशेठ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और एसपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री का सम्मान भी किया जाएगा और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वो सम्मानित किए जाएंगे। तो 11 बजे वो यहां पहुंचेंगे और उनके पहुंचने से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए एसपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम, यहां उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा? मोदी आज पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर का वक्त बचा है जब वहां पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर वहां पे तैयारी पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर जो महाराष्ट्र पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो भी वहां पे लगाया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की जवानों की भी तैनाती वहाँ पे की गई है। सबसे बड़ी बात है कि लोकमान्य जो राष्ट्र तिलक है उनको कहीं ना कहीं सम्मानित, एक प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो करीब 1280 मकान जो है वो कहीं ना कहीं लाभार्थियों को सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके साथ ही अन्य कई परियोजनाएं हैं, इसका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस दौरान सबसे खास बात ये रहने वाली है कि शरद पवार भी इस मंच पर नजर आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन कार्यक्रमों के दौरान कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें तो इसको लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी और काफी महत्वपूर्ण दौरा महाराष्ट्र का माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जहां पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर और बैनर है वो चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं जहां पे ये कार्यक्रम है वहां से अगर हम बात करें 2 से 3 किलोमीटर के दायरे तक। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम ट्रैफिक पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं माना जा रहा है। आज उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीयूष टूकी सम्मानित भी किया जाएगा, तो ये सम्मान भी अपने आप में बहुत अहम उनके लिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी शुरुआत वर्षों पहले हुई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार भी माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो प्रधानमंत्री अक्सर महाराष्ट्र दौरे पर जब भी जाते हैं तो आपने देखा कि केंद्र सरकार की जितनी भी परियोजनाएं खासतौर पर राज्यों से जुड़ी होती हैं वो वहाँ पर चलाई जाती है और कहीं ना कहीं इस दौरे से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके साथ ही करीब 1280 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनते हैं उनके लाभार्थियों को मकान सौंपते हुए भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का पुणे दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आज महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली खबर, आज संसद में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में रखेंगे प्रस्ताव। पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार का यह मामला है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव इसको लेकर कई बार बना, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और अब यहां गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में यह प्रस्ताव रखेंगे और पोस्टिंग ट्रांसफर के अधिकार का जो मामला है उसको लेकर कई बार केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने भी आई। ज्यादा जानकारी इस पे पीयूष देंगे। पीयूष, आज संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश होगा। देखा
देखा कि पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिला। खासतौर पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग लेकर टकराव देखने को मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और आपने देखा कि लंबी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान एक दिन ऐसा आया जब सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि राज्य जो जनता लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, कहीं ना कहीं जो जनता चुनती है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को, तो उन सरकार को भी अगर हम बात करें तो अधिकार है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वो कर सके और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी उस सरकार को मिलने चाहिए। ऐसे में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला एक तरीके से सुनाया था। इसके कुछ दिनों बाद जो केंद्र सरकार है वो बाकायदा एक अध्यादेश लेकर चली आई और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीधे तौर पर उस अध्यादेश के जरिए यूं कहें कि चुनौती एक तरीके से दे दी गई। जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई 25 जुलाई को, तो आपने देखा कि मोदी कैबिनेट ने पूरी तरीके से इस अध्यादेश को पास कर दिया और ऐसे में मानसून सत्र चल रहा है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल को पेश कर सकते हैं और इस बिल को पेश करते ही कहीं ना कहीं जो केंद्रीय राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, वो पूरी तरीके से इस बिल के बारे में पढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि इस बिल के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि चूंकि ये बिल तो आसानी से पास हो सकता है संभवतः, लेकिन मानसून सत्र चल रहा है और मणिपुर मामले पर लगातार आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। आखिर ऐसे में केंद्र सरकार के लिए काफी चुनौती भी होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के या जितने भी सांसद हैं, उनको कहा गया है कि 3 अगस्त तक किसी भी तरीके से संसद की कार्यवाही में वो हिस्सा ले और कहीं ना कहीं वो जब भी ये बिल पेश हो तब इसका विरोध करे, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। यहां तक कि बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद खासतौर पर इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। ऐसे में आज काफी महत्वपूर्ण दिन है खासतौर पर दिल्ली सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। जब देखने वाली बात होगी जब केंद्र सरकार ये बिल लेकर आती है तो किस तरीके से विपक्ष का रिएक्शन सदन में होने वाला है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव आज संसद में पेश होगा, दिल्ली सेवा बिल। और खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और सुबह 11:30 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर यहां लग सकती है और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को यहां मंजूरी मिल सकती है। रक्त संबंध में रजिस्ट्री स्टाम्प में छूट को भी यहां पे मंजूरी दी जा सकती है। धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर भी यहां चर्चा की जाएगी। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और कई प्रस्ताव पे चर्चा होगी, कईयों पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे चर्चा की जाएगी। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। ज्यादा जानकारी एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। एसके वाजपेयी, आज कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होने की संभावना? होगी, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है। हालांकि पिछली जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ चीजें कहीं न कहीं जो सरकार चाहती है उस हिसाब से न होने की वजह से यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। तो इस को लेकर आज यूपी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और अगर इसको मंजूरी मिलती है तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक सेवा चयन से जुड़ी हुई जो विभिन्न चीजें हैं वो इस आयोग के जरिए होंगी, जिसका गठन उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मास्यूटिकल की नीति है, उसके अलावा जो ऊर्जा की नीति है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार बदलाव कर सकती है, खासतौर पर जो सौर ऊर्जा से जुड़े हुए मामले हैं। तीसरा बड़ा प्रस्ताव है कि अयोध्या में जो सोलर सिटी के रूप में उसको विकसित करने का काम लगातार चल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उसमें सहूलियतें दी जाए। मतलब जो विभिन्न कंपनियां, फर्में
वहां पर इस दिशा में काम कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में राहत दी जाएगी ताकि इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। उसके अलावा परिवहन विभाग के भी कई प्रस्ताव हैं, साथ ही साथ स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग का भी प्रस्ताव है, जिसमें रक्त संबंधियों के बीच में अगर कोई गिफ्ट के रूप में कोई संपत्ति किसी को दी जाती है तो उसमें 5,000 रुपए तक का ही स्टाम्प खर्च हो। यह सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने दे रखी है। इसको आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। अगर हम अगले महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र होने जा रहा है, उसमें विभिन्न विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार पेश करने जा रही है। उन विधेयकों से जुड़े हुए प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्ताव पर भी यूपी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो करीब 2 दर्जन के करीब महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट में चर्चा होगी, और चर्चा के बाद अगर कैबिनेट इनको मंजूरी देती है तो निश्चित तौर पर ये आगे के लिए लागू होंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार 2017 से लेकर अभी तक प्रतिवर्ष जो एमएसपी है उसके आधार पर धान और गेहूं की खरीद करती आई है, तो धान खरीद की नई नीति को भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में रखा गया है, उस पर भी आज चर्चा होगी। तो इनमें से जिन जिन प्रस्तावों पर आज कैबिनेट मोहर लगाएगी उनका इंप्लीमेंटेशन भी आज से शुरू हो जाएगा। इसके वाजपेयी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे आज कैबिनेट की अहम बैठक है और बैठक में कई प्रस्ताव ऐसे जिन पे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और पिछड़े वोटरों को अपने पाले में लाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। सोशल मीडिया के जरिए पिछड़े मतदाता यानी पिछड़े वोटर बैंक जो है उस तक पहुंचने की मुहिम शुरू करेगी पार्टी, और 80 लोकसभा क्षेत्र के वोटरों तक पहुंचने का बीजेपी का यह बड़ा प्रयास है। जिला, मंडल और लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचा जाएगा और बीजेपी का विचार को वहां पहुंचाया जाएगा। ओबीसी समर्थन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी इस पे एसके वाजपेयी देंगे। एसके वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने के लिए हर तरह के समीकरण बना रही है। अब पिछड़े वोटरों को साधने के लिए एक नया तरकीब अपनाई जा रही है। देखें तो भारतीय जनता पार्टी चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2017 का विधानसभा, 2019 का फिर से लोकसभा और 2022 का विधानसभा, अब चूंकि 2024 का चुनाव होना है, लगातार चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश हो, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक चल रही है। यही एक वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी लगातार जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साध रही है। यही एक वजह है कि लगातार ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो बीजेपी के लिए 2024 में मैदान तैयार कर सके। अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो सीधे तौर पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर उनकी राजनीति लगातार चलती आ रही है। बीजेपी अपने विभिन्न जो प्रकल्प, प्रकोष्ठ और मोर्चे हैं उनके पदाधिकारियों के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर उन टारगेट वोटर्स तक जिनसे भारतीय जनता पार्टी 2024 में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी है, चूंकि उसकी राजनीति पिछड़ा वर्ग पर टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीजें पता है कि अगर पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी का जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाएगा। सोशल मीडिया के जरिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, पार्टी की नीतियों को, साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश होगी। जिन मुद्दों को लेकर पिछड़ों की नाराजगी है उनको दूर करने की कोशिश होगी और उन मुद्दों पर भी चर्चा करके मंथन के जरिए हल निकालने की कोशिश होगी जिनसे कि जो पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के साथ आने के बाद पिछड़ों की बहुत सारी चीजों को लेकर सरकार पहले ही काम कर रही है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जुट चुकी है और 9 अगस्त को हर सेक्टर में जन पंचायत लगाएगी सपा और क्रांति दिवस पे सेक्टर में ये जन पंचायत लगाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के 2500 से अधिक सेक्टरों पर आयोजन होगा और सपा अपनी उपलब्धियां और बीजेपी की कमियां गिनवाएगी। तो यहां चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, पूरी तरह से एक्टिव राजनीतिक पार्टियां दिखाई दे रही हैं। समीकरण बनाए जा रहे हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है, साधने की कोशिश की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है और कोशिश ये कि कैसे लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मिशन 80 के तहत चल रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो पूरी चुनौती देने के लिए रणनीति बना रही है। तो जन पंचायत के जरिए जनता से जुड़ेगी समाजवादी पार्टी।
और सपा अपनी उपलब्धियां गिनवाएगी कि उनकी जब सरकार थी तब प्रदेश में क्या क्या हुआ, और मौजूदा सरकार की कमियों को गिनवाया जाएगा, खामियों को सामने रखा जाएगा। तो 9 अगस्त को हर सेक्टर में जन पंचायत लगाई जाएगी और इस जन पंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। तो सपा अपनी कार्यकाल के दौरान क्या उपलब्धियां रही उनका जिक्र भी करेगी और मौजूदा सरकार की क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, उनको भी सामने रखेगी। तो अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं, उसमें हर तरह के मंथन किया जा रहा है, समीक्षाएं की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, मुलाकातों का दौर जारी है, नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। और इस बीच चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं कि कैसे आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। और स्कंदिता हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, जन पंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है और किस तरह का ये कार्यक्रम है? पार्टी आज बैठक करने जा रही है और एक बैठक जो है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये बैठक इस तरीके की जो बैठक है इससे पहले विधानसभा चुनाव 2022 में हुई थी, जब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी मीडिया पैनलिस्टों को सपा कार्यालय बुलाकर उनको जीत का मंत्र दिया था, उनको टिप्स दी थी कि किस तरीके से डिबेट्स में, बहसों में क्या मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन मुद्दों में उलझने से बचना है। उसको लेकर भी उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया था और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है तो ऐसे में भी वो प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी उनके मीडिया पैनलिस्ट हैं उन सबकी आज बैठक बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व खुद अखिलेश यादव करेंगे। इस बैठक में अखिलेश यादव उनको टिप्स देते हुए नजर आएंगे कि किन मुद्दों पर बहस करनी है, किन मुद्दों पर उलझने से बचना है। जैसे कि तमाम धार्मिक मुद्दे हैं, आस्था से जुड़े हुए जो बहस का हिस्सा होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि पार्टी का कोई भी जो पक्ष रख रहा है वो इस तरीके के मुद्दों में उलझने से बचे। और हालांकि जो जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ज्ञान वापसीत का मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है, मणिपुर का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे आज शामिल है जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। अखिलेश यादव खुद बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी जितने भी मीडिया पैनलिस्ट हैं, टोटल आपको बता दें 62 मीडिया पैनलिस्टों को इस बैठक में बुलाया गया है। सभी आज इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और अखिलेश यादव जो मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं वो कई सारे मुद्दे हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर उसके साथ साथ इसके अलावा मणिपुर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, राजस्थान छत्तीसगढ़ का मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। उन पर क्या कुछ बोलना है, कैसे पार्टी को फायदा होगा, पार्टी का किस तरीके से पक्ष रखना है, इसका ये सारा पूरा जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो अखिलेश यादव समझा। चलिए, बहुत शुक्रिया स्कंदिता। बिल्कुल यहाँ पे अब चूंकि मंथन सीधा तौर पे अगर देखें तो 2024 को लेकर ही किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर पीलीभीत से है, जहां दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 26 दिसंबर 2020 के मामले में यह सजा सुनाई गई है। रेप के अपराधी का नाम नरेश लोधे है, जिसको सजा सुनाई गई है। तो 26 दिसंबर 2020 के मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है और रेप के अपराधी का नाम नरेश, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अमित इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा? थाना क्षेत्र का एक गांव का मामला है जहां पर ये जो है उनको ये सजा हुई है। हालांकि हम आपको बता दें 26 दिसंबर 2022 को ये तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि माँ जो है वो सब्जी लेने गई थी, तो इसी दौरान और जो पिता जो था वो मजदूरी करने गया था। तो वहीं करीब शाम 5 बजे नरेश लोधी, जो कि राजपुर निवासी जिनका गांव पड़ता है बूढ़ा सरेदा, ये वहां उसके घर पे पहुंच गए और उसके साथ जो है इस तरह से दुष्कर्म किया। वहीं इस मामले में जो पुलिस ने संज्ञान लिया और तफ्तीश की तो ये आख्या जो है संबंधित न्यायालय के सामने पेश की, तो वहाँ ये दोषी पाए गए, जिसको लेकर के इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वहीं 60,000 रुपए अर्थदंड भी दिया गया। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां संदिग्ध हालात में युवक की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
वहीं युवक के परिजनों ने हत्या का आशंका जताई है। यह मामला गजरोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद हुआ। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव मिला और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस तरह के कई मामले पिछले कई दिनों में कई जगह से सामने आए। अब ये पुलिस जांच कर रही है कि आखिर अगर परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं तो कौन हत्यारा हो सकता है, किससे रंजिश थी, किससे दुश्मनी थी। एक एक पहलू को परखा जा रहा है, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है, जांच की जा रही है ताकि हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन परिवार का जो आरोप है वो बेहद गंभीर। तो रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, परिवार के लोग पहुंचे और परिजन इसे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और माजिद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। माजिद, युवक का शव बरामद हुआ, परिवार हत्या की आशंका जता रहे, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? देखिए, पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना इलाके का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। उसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसके बाद जो है पीएम की भेज दिया। वहीं क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज क्लियर हो पाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद जानकारी के लिए। और वहीं फर्रुखाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर चाचा ने भतीजे को गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन युवक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि भतीजे को गोली मारने के बाद चाचा छत से कूद गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है। तो यहां चाचा भतीजे में ही गोली चल गई तो छत से कूदने पर जो शख्स है वो भी घायल हुआ। लेकिन अब पुलिस मौके पर पहुंची है, आरोपी की तलाश कर रही है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।